हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम ये जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग एड का जो एग्जाम है उसमें जर्नल इंग्लिश कंपोनेंट जो कि 20 मार्क्स का है। उसमें आपके आर्टिकल्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव, क्लॉज, देन कॉम्प्रीहेंशन, एरर्स के क्वेश्चंस जो हैं ये सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अभी जो आपका स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी लेटेस्ट पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आए हैं और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर भी लेटेस्ट पैटर्न पर ही पेपर जो है वो रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनसे आपकी जो तैयारी है उसको एक एज मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें और स्कोर जो है एंड में आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। और किस किस का नर्सिंग एड का एग्जाम है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर से JKCS ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको मिलेंगे। एंड जिनका नर्सिंग एड का एग्जाम है वो JKCS ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट लगाएं, फुल लेंथ सेक्शनल, ताकि एग्जाम से पहले आपको अपनी वीकनेस का पता चले और आप उस पर काम कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमने देखना है हमें करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो पूछी गई है। तो मुझे बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो सफर फ्रॉम क्या है? सफर फ्रॉम एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है और सिंस मंडे भी सही है क्योंकि मंडे से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो रूल जो प्रेपोजिशन का कहता है ना वो ये कहता है कि सफर फ्रॉम लगता है किसके साथ? सफर फ्रॉम यूज होता है डिजीज के साथ, इलनेस के साथ। अगर आपको ये सारे रूल्स डिटेल में पढ़ने हैं तो डिटेल इंग्लिश की प्लेस जो है आपको चैनल पर भी मिल जाएगी और ऐप पर भी मिल जाएगी। वहां पर फाउंडेशन कोर्स जो है इंग्लिश और कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न पर करवाया गया है, तो आप ऐप पर जाकर वो कोर्स ले सकते हैं। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होता, इन यहाँ पर गलत है। गुड के साथ क्या आता है? एट। गुड एट किसी सब्जेक्ट या स्किल के लिए यूज होता है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। तो अराइव्ड एट जो है करेक्ट है क्योंकि स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टॉप हो गया, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट। ऑन टाइम भी सही है, मतलब बिल्कुल टाइम पर, बट यहां पर आएगा अराइव्ड एट। वी डिस्कस्ड द इशू अमंग आवरसेल्व्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। वी डिस्कस्ड द इशू अमंग आवरसेल्व्स, क्योंकि आवरसेल्व्स जब होता है तो ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है ना, बिटवीन यूज होता है 2 लोगों के लिए और अमंग यूज होता है मोर देन 2 पीपल के लिए। तो ये प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स थे। यहाँ पर जो है इसका आंसर है सेकंड ओनली, क्योंकि हमें पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही थी, गुड इन नहीं, गुड एट होगा। ओके, को अटेम्प्ट करो, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1 इज रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि क्या है? आस्क्ड है, ठीक है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे हम सेड टू मी। देन स्टेप 2 है टेंस को ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है, यानी कि हैड बीन स्मोकिंग आपका किस में जाएगा? जो कि है ये कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये किस टेंस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। देन उसके बाद स्टेप 3 है यहाँ पर कि जो दैट है दैट विल चेंज इनटू टुडे। ओके, तो क्या बनेगा बताओ सेंटेंस यहाँ पर? यहाँ पर सेंटेंस बनेगा शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वाई वर यू स्मोकिंग, क्योंकि आपका टेंस कौन सा बन रहा था यहाँ पे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? वर यू स्मोकिंग। और दैट डे का क्या बनेगा? टुडे। अगर आपको ये सारे जो आपका नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एरर डिटेक्शन है, ये सारे जो है ऐप पर आपको इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, वहां पर ये सारे जो है करवाए गए हैं, ठीक है। तो डी पार्ट इज द आंसर हियर। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम हो गया, एंटोनियम में ओ है ना, तो दिस इज अपोजिट। साइनोनियम में या सिनोनिम में आपका एस आता है, दिस मीन्स सिमिलर। एंटोनियम मीन्स अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड जो है इसका अपोजिट हमने बताना है, तो पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। टैकीटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला। तो हमें इसका अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा अपोजिट बताओ यहाँ पर? इसका अपोजिट आंसर है प्रोलिक्स। सबसे पहले देखो टैकीटर्न, जो बहुत कम बोलता हो, चुप चुप रहता हो, ठीक है, साइलेंट या फिर रिजर्व्ड जो रहे बंदा, इस पे हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे ही इज अ टैकीटर्न पर्सन, यानी कि वो कम बोलता है। प्रोलिक्स हो गया,
जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, लंबी लंबी बातें करता हो, हम इसको कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, टॉकेटिव है या फिर वर्डी है। ब्रेविलोक्वेंट जो कम शब्दों में बात करता हो, बी से ब्रेविकुलेंट, बी से आप ले लो जो ब्रीफली बात करता है, कम शब्दों में अपनी बात कहता है। ट्रॉमेटाइज हो गया किसी को मेंटल शॉक या ट्रॉमा देना। रेटिसेंट हो गया शाय, रेटिसेंट इज शाय या कम बोलने वाला। ये टेकिटर्न का क्या है, रेटिसेंट जो है ये टेकिटर्न का सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है। ओके, अब यहाँ पर देखो टेकिटर्न के अपोजिट में और कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस करने हैं तो इसी तरह से होते हैं। टेकिटर्न के और वर्ड्स मुझे बताओ आप। अपोजिट में एक प्रोलिक्स, और क्या हो सकता है, टॉकेटिव, लोकेशियस। लोकेशियस आपको पता होगा, लॉक रूट वर्ड से बना है, लॉक, LOQ, इसका मतलब होता है टॉक। तो इसी से बहुत सारे वर्ड्स, जहां पर भी आपको LOQ दिख गया मतलब वो टॉक से रिलेटेड है। ये रूट वर्ड्स में हम पढ़ते हैं। और अगर आपको सिनोनिम एंटोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, वन वर्ड रूट पावर की जो बुक है, ठीक है, नॉर्मन लुइस की, वो बुक से आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। देन और क्या होगा, गैरुलस। रेटिसेंट इसका सिनोनिम है, तो सिनोनिम में और क्या आ सकता है बताओ, या सिनोनिम का रेटिसेंट का अपोजिट क्या हो सकता है। इसका अपोजिट होगा आउटस्पोकन, या जो इंसान क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। तो लोकेशियस का अपोजिट भी टेकिटर्न है, गैरुलस का भी अपोजिट टेकिटर्न है, वर्बोस का क्या होगा, कंसाइज होगा, ठीक है। अब मुझे एक वर्ड है सक्सिंक्ट, इसका बताओ क्या है। ये होता है छोटे और क्लियर वर्ड्स में बात करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा वर्बोस, या हम ले सकते हैं प्रोलेक्स, इंटोनियम, ठीक है। लैकोनिक क्या होगा बताओ, लैकोनिक बहुत कम वर्ड्स में बोलना, तो इसका भी अपोजिट क्या होगा, प्रोलेक्स या वर्बोस, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंटोनियम सिनोनिम जो है ये प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 को हमने लिस्ट 2 से मैच करना है। सबसे पहले वर्ड है अबेट, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज अबेट। अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम होना या कम करना, रिड्यूस या डिक्रीज। जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, द पेन अबेटेड, जैसे हम पेन किलर लेते हैं तो पेन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, द पेन अबेटेड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, ठीक है। देन उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस फ्रेम करो कमेंट सेक्शन में फटाफट। दवा लेने के बाद जैसे दर्द कम हो गया, इसी तरह से एक और सेंटेंस कोई बना दो। तो अबेट का मतलब हो गया आपका रिड्यूस, तो ए का आ गया 2। अब देखो यहाँ पर ए का 2 ए में भी है और सी में भी है, 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक हमने यहाँ लगा ली। आंसर आपका ए है या सी है। अगर यहाँ पर ए में आपको 3 दिया होता तो आपका आंसर ए होता और बात यहीं खत्म हो जाती, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करते और अपना टाइम सेव करते। बट यहाँ 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक एग्जिस्ट करती है, तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा। तो आगे देखो, बस एक और हम देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बेनेवलेंट क्या होता है, बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु, जैसे बेनेवलेंट डॉक्टर हेल्प्स पुअर पेशेंट्स, ठीक है। काइंड हार्टेड, तो बी का आ गया 3rd, यानी कि ए पार्ट इज योर आंसर हियर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे और अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। बट हम यहाँ क्वेश्चन को आगे देखेंगे। एडवर्सरी क्या है, दुश्मन, अपोनेंट या राइवल। अपोनेंट या एनिमी को हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी इन द मैच, ठीक है, मतलब इंडिया का मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से हुआ, तो यहाँ पर एडवर्सरीज अपोनेंट। स्कार्सिटी होता है क्या, कमी या शॉर्टेज, और एबंडेंस का मतलब होता है बहुत मात्रा में। तो क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है ना, तो ये इसका क्या है, यहाँ पर इंटोनियम है। तो स्कार्सिटी एबंडेंस आर इंटोनियम आपस में, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर आपका आंसर है। तो आपको इस तरह का एंटोनियम सिनोनिम में एक क्वेश्चन और आ सकता है, लिस्ट 1 को मैच करो लिस्ट 2 के साथ। कैंडिड का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो ए का आ गया 2। एपिमिरल होता है शॉर्ट लिव्ड, जो कम टाइम के लिए हो, ठीक है, जो बहुत कम समय के लिए रहे। जैसे कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ फूल जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एपिमिरल होते हैं। फ्रूगल हो गया इकोनॉमिकल, यानी कि जो बहुत ध्यान से पैसे खर्चे, हम इसको कंजूस नहीं कह सकते, बट ऐसे संभाल कर खर्च करने वाले को हम कह सकते हैं फ्रूगल, यानी इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेजेंट हो गया फजूल खर्च करना, वेस्टफुल मतलब ऐसे पैसे उड़ाना जहां जरूरत नहीं है। इस तरह से इसका आंसर आएगा ये। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो।
वो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम यानी अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव का मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली, कोई चीज हम बहुत तेजी से करते हैं विदाउट थॉट और केयर, बिना सोचे समझे। रिफ्लेक्टिव मीन्स रिलेटिंग टू और करेक्टराइज्ड बाय डीप थॉट, यहाँ पर हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, डीपली सोच विचार करते हैं, थॉटफुल एक्शन रहता है, तो इम्पल्सिव का उल्टा होगा रिफ्लेक्टिव। इम्पेटस क्या होता है? इम्पेटस सिनोनिम है इसका इम्पल्सिव का। विम्सिकल क्या है? ये भी क्लोजर है, इसके भी सिनोनिम है। अनप्रीमेडिकेटेड जो है ये मिस स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर इज सी पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। अब यहां पर देखो, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। यहाँ दो फ्यूचर एक्शंस की बात जो है वो हो रही है, यानी कि पहला जो है कि जब तुम स्टेशन पहुंचोगे, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर है, और दूसरा ट्रेन उससे पहले जा चुकी होगी। जब फ्यूचर में एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि विल हैव के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी लीव का क्या हो जाएगा? लीव का हो जाएगा लेफ्ट, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आएगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, आंसर बी पार्ट यहां पर आंसर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, विल लीव क्यों नहीं आया? विल लीव सिर्फ क्या बता रहा है? लीव क्यों नहीं आया? ये सिर्फ क्या बता रहा है? ये फ्यूचर बताता है, ये नहीं बताता है कि ट्रेन तुम्हारे पहुंचने से निकल जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्यूचर बताता है। हैज लेफ्ट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर के साथ यूज नहीं होता, और लीव जो है ये सिंपल प्रेजेंट है। तो यहां पर आपका आंसर इज बी पार्ट है। मैच द सेंटेंसेस विद टेंसेस। तो कॉलम ए और कॉलम बी में आपको दिए गए हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो यहां पर फॉर्मूला क्या यूज हुआ है? हैज और हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। इस टेंस का यूज तब होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा हो, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ए का है 1। ही हैड फिनिश्ड बिफोर आई अराइव्ड। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा? जब पास्ट के दो काम हो और एक काम पहले कंप्लीट हो गया हो। तो यहां पर कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है ये विल और हैव, ठीक है। विल हैव के साथ इन्होंने थर्ड फॉर्म यूज की है। थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज फॉर परफेक्ट एंड दिस फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। ही इज प्लेइंग नाउ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो सबको पता है, ये रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर ए पार्ट इसका आंसर है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो क्या रहेगा यहाँ पर? दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज दे। वर्ब क्या है? वर्ब इज आर ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑब्जेक्ट है अ फेयरवेल पार्टी। तो प्रेजेंट यहां पर मैं लिखती हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो मुझे इसका पैसिव बनाकर दो फॉर्मूला, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर, इसके साथ लगेगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? अ फेयरवेल पार्टी। आर ऑर्गेनाइजिंग का क्या हो जाएगा? इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड दे का क्या हो जाएगा? बाय देम। तो क्या इसका आंसर बनेगा रूल के अकॉर्डिंगली? अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। बी पार्ट इज द आंसर हियर। अब मुझे एक चीज यहां पर बताओ कि फर्स्ट पार्ट आंसर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है फर्स्ट पार्ट? क्योंकि जो सेंटेंस है ना वो ग्रामेटिकली सही है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या लिखा है? अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाय देम छोड़ दिया यहां पर। सी क्यों गलत है? वॉज ऑर्गेनाइज्ड जो है ये पास्ट टेंस है, जबकि ओरिजिनल आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। डी क्यों गलत है? विल आपका फ्यूचर इंडेफिनेट जो है ये बना रहा है, ओरिजिनल सेंटेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए टेंस चेंज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो बी पार्ट यहाँ पर टेंस दैट करेक्टली पंचुएट द गिवन सेंटेंस आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। अब जो यहाँ पर देयरफॉर है, तो देयरफॉर क्या है? देयरफॉर जो वर्ड है दिस इज अ पेरेंथेटिकल एडवर्ब। जो पेरेंथेटिकल एडवर्ब होता है या इंटरप्टर होता है वो क्या करता है?
जब ये सेंटेंस के बीच में क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, तो इसके दोनों तरफ हम यूज करते हैं कॉमा। ओके, तो यहां पर दोनों तरफ कॉमा आएगा, बी पार्ट इज द आंसर। ए क्यों गलत है? क्योंकि इसके दोनों तरफ कॉमा आता है, आई के बाद कॉमा नहीं था। सी में भी ये दिक्कत थी, ठीक है। देखो इन्होंने रिक्वेस्ट के बाद लगाया यहाँ पर और यहाँ पर आना था, और डी तो है ही, नन ऑफ द अबव है, तो बी पार्ट यहाँ पर आंसर है। देयरफॉर क्या है आपका, पैरेंथेटिकल एडवर्ब इंटरप्टर, जो सेंटेंस में बीच में आता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और उसके दोनों तरफ कॉमा आता है। देखो जिन भी स्टूडेंट्स का नर्सिंग एड का एग्जाम है, आप प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर पर JKCS ऐप को डाउनलोड करो, और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो फ्यूचर की नोटिफिकेशंस हैं नर्सिंग एग्जाम्स की या JKSSB एग्जाम्स की, वो मिलती रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको JKCS ऐप पर नर्सिंग एड का फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम से पहले आप दो और अपनी जो वीकनेस है उसे एनालाइज करो और अपना स्कोर JNK में देखो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या क्या चेंजेस लाएंगे बताओ। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सेड टू किस में चेंज होगा? सबसे पहले जो सेड टू है, दिस विल चेंज इनटू आस्क्ड। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, ही सेड टू मी बन जाएगा ही आस्क्ड मी। देन कैन का क्या हो जाएगा? कैन का कुड बन जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी सेड पास्ट टेंस में है, इसीलिए जो आपका कैन है वो क्या बन जाएगा? कुड। थर्ड यू का बन जाएगा आई, यू जिससे बात हो रही है मी, उसके हिसाब से आई बनेगा, ठीक है। देन दीज का बन जाएगा दोस, ठीक है। मी का बन जाएगा हिम। तो यहां पर आंसर आएगा इसका ही आस्क्ड मी। यहां पर WH क्वेश्चन नहीं था, अगर WH क्वेश्चन हो तो WH वाला ही आता है, यहां पर WH नहीं था तो इसलिए इफ आया। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर मी का बन गया हिम, तो ए पार्ट यहां पर आंसर है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो कैन है, यहां पर कुड होना चाहिए था, इसीलिए ये क्या है? गलत है। थर्ड क्यों गलत है? यहां भी एक तो ये गलती है कुड वाली, एक यहां पर देखो यहां भी गलती है, दोस होना चाहिए। अब यहां पर देखो लास्ट वाले में यहां दोस वाली गलती रखी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन वाले में आपने ये चीजें याद रखनी, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क भी हटाना है, इस इन्वर्टेड कॉमर्स को ऐसे कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। Identify the type of clause. I know that she is coming to the party. तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन एंड रिलेटिव क्लॉज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ये किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय who won the race is my friend। तो यहां पर देखो ये जो सेंटेंस है इसमें who, ठीक है, who won the race मतलब ये जो बॉय है नाउन है, इसकी क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं कि जिसने रेस को जीता। तो यहां पर ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या रहता है? एडवर्ब क्लॉज में आपका टाइम, रीजन, कंडीशन, पर्पस बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो व्हेन आई रीच होम जो है ये क्या बता रहा है? यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज है, व्हेन आई रीच होम। क्यों? टाइम बता रहा है ना, कि जब मैं घर पहुंचूंगा। नाउन क्लॉज में ये नाउन क्लॉज है, आई नो दैट शी इज कमिंग टू द पार्टी। अब ये क्यों है नाउन क्लॉज? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि ये पूरा क्लॉज जो है ना, यहाँ पर जो आई नो है ये मेन क्लॉज है, ये अपने आप में कंप्लीट है। दैट शी इज कमिंग टू द पार्टी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले पे। तो यहां पर पूरा क्लॉज व्हाट का आंसर दे रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, इसलिए इस क्लॉज को नाउन क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट आंसर है, नाउन क्लॉज है। और लास्ट में रिलेटिव क्लॉज जो है, रिलेटिव क्लॉज में आपका आता है हु, विच, दैट, whom से शुरू होता है और किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। इस सेंटेंस में दैट नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा बल्कि स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज में ये चीजें रहती हैं, तो इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसको हम पैराजंबल भी कहते हैं, इसको हम पैराजंबल भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से करने का क्या तरीका है, हम इसको पढ़ेंगे कि हमें, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, स्लाइड, जो रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही है ना, उसके बारे में दिया है। तो आपने अपना खुद का दिमाग लगाना है कि जब भी रेनफॉल होती है, ठीक है, पहले रेनफॉल होती है, फिर विलेजेस कट ऑफ होते हैं, देन रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया जाता है एंड में। जैसे केदारनाथ फ्लड्स आए थे 2013 में,
तो वहाँ पर क्या हुआ था, पहले रेनफॉल स्टार्ट हुई थी और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती रही, फिर विलेजेस जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने लगी, देन बहुत कुछ हुआ, ठीक है। फिर जब वो सारा सिस्टम हो गया तो एक्शन लिया गया ना, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस लाए गए और एंड में कंक्लूजन ये था कि नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कॉज कि हैवी रेनफॉल हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, विलेजेस कट ऑफ हुए, देन उसके बाद एक्शन लिया गया यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, एंड एंड में कंक्लूजन क्या रहता है इसका कि नॉर्मल लाइफ को क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। तो अब हम इनको अरेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा गया सेंटेंस में कि पहले कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट जो होता है ना, एज अ रिजल्ट तो फर्स्ट सेंटेंस में आ ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, डी नहीं है। बाकी देखो एज अ रिजल्ट जो होता है ना वो तब लिखा जाता है, मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा द एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली लॉन्च्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू तो बाद में होता है, सबसे पहले हुई हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हुए। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस है क्योंकि ये पूरी स्टोरी की क्या बता रहा है, शुरुआत या स्टार्ट बता रहा है। तो सी से आपका जो है स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ तो ए आंसर है या सी आंसर है। 50-50 एलिमिनेशन हमने यहाँ पर लगा लिया है, हम अब आगे देखेंगे। हैवी रेनफॉल ट्रिगर्ड मैसिव लैंडस्लाइड्स अक्रॉस द रीजन। अब इसके बाद क्या होगा, जब लैंडस्लाइड्स हुई, ये सब चीजें हो रही थी, अब आएगा ना एज अ रिजल्ट बहुत सारे विलेजेस कट ऑफ हो गए, एसेंशियल सर्विसेज से लाइट चली गई, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद पहला आ गया सी, दूसरा आ गया ए। अब आपको यहीं पर आंसर पता चल गया कि आंसर है ए। आपने आगे देखना ही नहीं है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होगा। अगर लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आप दिमाग लगाकर इफेक्टिवली सॉल्व करो ताकि अपना जो टाइम है वो सेव करो। तो हैवी रेनफॉल ट्रिगर्ड मैसिव लैंडस्लाइड्स अक्रॉस द रीजन, एज अ रिजल्ट मैनी विलेजेस रिमेन्ड कट ऑफ फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन लाया यानी बी पार्ट, और एंड में रिस्टोर किया गया डी, सी ए बी डी इसका आंसर है। यहाँ पर देखो मैच द ईडियम इन कॉलम ए विद द करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी। ब्रेक द आइस, हिट द सैक अंडर द वेदर, वंस इन अ ब्लू मून इन हॉट वाटर। तो ब्रेक द आइस होता है जैसे दो पर्सन्स हैं वो पहली बार मिले हैं, तो जो भी पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, वो ब्रेक द आइस करेगा, ठीक है, यानी बातचीत की शुरुआत करना। जब लोग पहली बार मिलते हैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, तो जो पहले स्टार्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, यानी उसने मजाक करके बात की शुरुआत की। तो यहाँ पर इसका आएगा स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, फर्स्ट का है थर्ड। अब देखो फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में आपका आंसर आपको यही मिल जाएगा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। बट अभी हम देखेंगे आगे। हिट द सैक क्या हुआ, सोने के लिए बेड पर जाना। जैसे हम कहते हैं आई एम टायर्ड, साथ साथ में सेंटेंस बनाया करो ताकि आपको लॉन्ग पीरियड के लिए याद रहे। मैं थक गया हूं, अब सोने जा रहा हूं, तो इस तरह से आएगा गो टू द बेड। अंडर द वेदर मतलब फीलिंग अनवेल, तबीयत ठीक ना होना, जैसे शी इज अंडर वेदर, अंडर द वेदर टुडे, तो यहां पर आएगा फीलिंग अनवेल। वंस इन अ ब्लू मून आएगा बहुत ही कम या कभी कभी, वेरी रेयरली, ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, तो बी पार्ट वी। हॉट वाटर हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में फंस जाना, ही इज इन हॉट वाटर बिकॉज ही ब्रोक द रूल्स। तो इस तरह से आएगा इसका ये ए पार्ट इज द आंसर हियर। सिलेबस में आपका दिया गया है एडिटिंग प्रूफ रीडिंग का टॉपिक, उस पर ये एरर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। द कमिटी हैव सबमिटेड, यहाँ पर देखो ए यहाँ लगा है, ये कमिटी का है, बी हैव सबमिटेड का है, सी इट्स फाइनल रिपोर्ट है और डी टू द गवर्नमेंट है। कई बार ये ऑप्शंस जो हैं ये इस साइड दिए गए होते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना और उसी हिसाब से आपने आंसर मार्क करना है, ये गलती मत करना एग्जाम में। द कमिटी जो है, कमिटी क्या है बताओ, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो एक्ट करता है एक सिंगल यूनिट की तरह, ठीक है। तो जब कोई चीज एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। तो एरर लाइज इन योर बी पार्ट, क्योंकि जो हैव सबमिटेड है ये बी पार्ट का है, तो यहाँ पर बी पार्ट आंसर है, बी में एरर है। जैसे हम लिखते हैं द टीम डैश विनिंग, तो अब टीम क्या है, कलेक्टिव है ना, तो हम इसको एज ए सिंगुलर यूनिट लेंगे, इज विनिंग। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो द जूरी डैश अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट।
तो यहाँ पर क्या आएगा, जूरी को हम एज अ कलेक्टिव लेंगे तो हैज आएगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक है पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन, उस पर क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज के बारे में है ये। क्लाइमेट चेंज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। ठीक है, दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। इससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है और जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, यूज कर रही है ताकि फॉसिल फ्यूल का जो कम यूज हो। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हर इंडिविजुअल, हर इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। छोटे छोटे काम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बचाना, प्लास्टिक कम यूज करना, पेड़ लगाना मिलकर एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो था, ये पैराग्राफ में ये चीजें कही गई हैं। देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि मेन आइडिया क्या है पैसेज का। क्या इसका आइडिया है रिन्यूएबल एनर्जी इज द ओनली सोल्यूशन? तो पैसेज में कहीं भी ओनली, आपने स्ट्रिक्ट टू पैसेज आंसर देना है। आपने खुद का दिमाग यहाँ पर नहीं यूज करना, जो पैसेज में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ओनली सोल्यूशन नहीं लिखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल इंपॉर्टेंट बताई गई है। तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं है, मेन आइडिया नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है। तो पैसेज के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करे और पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाए, दोनों मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। तो मेन आइडिया क्या हुआ, जो पूरे पैसेज का समरी हो, तो यही समरी जो है ऑप्शन बी में है। तो बी इसका आंसर है यहाँ पर। फॉसिल फ्यूल आर नो लॉन्गर यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पैसेज में लिखा है डिपेंडेंस रिड्यूस करनी चाहिए। ये नहीं लिखा कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बंद कर देने चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। प्लांटिंग ट्रीज अलोन कैन कंप्लीटली स्टॉप, तो ऐसा नहीं है, अकेले पेड़ लगाना इनफ नहीं होता। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पैसेज का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंजर्विंग, यहाँ पर इन्होंने कहा कौन सा मेंशन नहीं है। कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी मेंशन है, प्लास्टिक वेस्ट मेंशन है, प्लांटिंग ट्रीज, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ, प्लांटिंग ट्रीज भी है, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ये कहीं नहीं लिखा। उल्टा पैसेज में फॉसिल फ्यूल्स यूज जो है कम करने की बात कही गई है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। डी पार्ट इधर आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो। यहाँ पर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्या चीज की जाती है जो डायरेक्टली, इन्फर का मतलब होता है जो डायरेक्टली नहीं लिखा लेकिन पैसेज से समझ आता है। डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं है, बट हम अपनी समझ से समझ सकते हैं। तो पहला है कि पैसेज कहता है गवर्नमेंट प्लस पब्लिक दोनों जरूरी हैं, तो ये तो नहीं है। इंडिविजुअल एफर्ट्स, पैसेज कहता है स्मॉल एक्शन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसा भी नहीं है। कलेक्टिवली स्मॉल एक्शन कैन कलेक्टिवली मेक अ, यानी सभी लोग मिलकर छोटे छोटे काम करें तो एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है, ये लिखा है। सी पार्ट इज द आंसर। डी क्या है, पैसेज में सिर्फ डिपेंडेंस रिड्यूस करने की बात हुई है, कंप्लीटली रिप्लेस होने की नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसेजेस को अप्रोच करते हो। यहाँ पर देखो ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, तो आपको पता होना चाहिए कि रूल के अकॉर्डिंग ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होता है, यानी कि ईच ऑफ द प्लूरल नाउन हो गया प्लेयर्स, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आना था, हैव नहीं आना था, यहाँ आना था हैज, तो यानी ये गलत है। सेकंड है मोर देन वन, जब होता है ना मोर देन वन, सिंगुलर नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मोर देन वन स्टूडेंट, हैव नहीं आएगा, हैज फेल्ड, तो सेकंड भी गलत है। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग, तो हम जिस एक लड़के की बात कर रहे होते हैं तो रिलेटिव क्लॉज उसी एक लड़के को रेफर करके सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे आर नहीं इज आएगा, नन इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी पार्ट। ठीक है, और एक चीज यहाँ रखना याद सेकंड वाले में, जैसे है ना मोर देन वन स्टूडेंट, तो आएगा हैज अगर वन स्टूडेंट है। अगर लिखा होगा मोर देन टू स्टूडेंट्स तो आएगा हैव। ठीक है, यहां देखो मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, एबंडेंट होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, यानी ए का क्या है 2, तो ए का 2 एक में ही है, बी पार्ट आपका आंसर है यहाँ पर। डिलीजेंट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करे। फोबिया होता है किसी चीज का डर, फियर ऑफ समथिंग। फ्रेजाइल होता है जो जल्दी टूट जाए। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 यहाँ पर आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन, आई एम नॉट श्योर डैश द कमिटी विल चूज फॉर द पोजीशन, तो यहाँ हुम आंसर आएगा। हुम जो है ना दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो ये यहाँ पर। मिसिंग द मिसिंग फाइल, द मैनेजर बिगेन टू, तो इसने क्या किया, कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदा या बेइज्जती दिखाना या दिखना, ये तो नहीं है। स्मेल अ रैट, शक होना कि कुछ गड़बड़ है, ये हो सकता है। टर्न अ न्यू लीफ, नई और अच्छी शुरुआत करना, ये भी नहीं है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार अपनी बात बदलना, ये भी नहीं है। तो स्मेल अ रैट सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ का शक होना, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है बी पार्ट। जैसे एक एग्जाम्पल हम वो ले सकते हैं, वेन आई सॉ द ब्रोकन लॉक, जब मैंने टूटा हुआ लॉक देखा, ब्रोकन लॉक, तो आई स्मेल्ड अ रैट।
मतलब मुझे शक हुआ। Identify the type of clause in the sentence below. What the committee decided surprised everyone present. तो clause जो है what the committee decided is a noun clause. ठीक है, जो function कर रहा है as subject. What the committee decided जो है ये क्या है, noun clause. Surprised everyone present जो है that is main clause. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में बताओ और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। और प्ले स्टोर से JKCS ऐप डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करो नर्सिंग 8 के। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल।